नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स को लेकर के परेशान हो रहे हैं और अभी तक आपकी फिजिक्स में कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है और समझ में भी नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ें, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे पूरी किताब से आप लोग की फिजिक्स की पूरी किताब, चाहे वो कुमार मित्तल की हो या फिर एनसीईआरटी की हो, 100 महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो कि आप लोग के 2017, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने रिसर्च करके इस वीडियो में ये टॉपिक आपके ऐड ऑन करे हैं। पूरे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं जो कि आप लोग को बिल्कुल पढ़ने चाहिए। तो अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस इन 100 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक बार तैयार कर लेना। 65 प्लस नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस यही प्रश्न आप लोग को पढ़ लेने हैं जो आज हम आप लोग को 100 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को 100 महत्वपूर्ण टॉपिक एक एक करके समझाते हैं। तो चलिए इसको हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर से एकदम लास्ट चैप्टर तक चलेंगे और हर एक टॉपिक देखते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कूलॉम का नियम, जो कि आप लोग का 3 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम पहले बोल चुके हैं आप लोग के कि पिछले 6 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होगा जो हम यहाँ पर लिखे रहेंगे। और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा या फिर जो ऐसा होगा जो इस बार नहीं आ सकता है, जिसके चांसेस कम है, वो हम आप लोग को बता देंगे। तो आपको एक काम करना है, साथ में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि 100 टॉपिक है। इनका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपस में फ़ोटो मिक्स हो जाएंगी। एक काम करो, कॉपी पेन उठाओ और साथ में लिखते चलो नंबर 1 नंबर 2 डाल के। तो पहला हमारा है कूलॉम का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये डिफिनेशन पूछी गई इसकी और केवल नियम पूछा गया तो आपको 3 नंबर में करना है। अगर इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है तो वो आपको 5 नंबर में करना पड़ेगा। इसी चैप्टर से आप लोग को देखने को मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी डिफिनेशन, मात्रक इसका क्या होती है और इसकी विमा क्या होती है। और फिर इसी के साथ आप लोग को देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। वैद्युत बल रेखाएं, जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती हैं, क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, तो ये आप लोग को पूरा बताना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब यहाँ पर आप लोग को ये डेरिवेशन जो कि 5 नंबर में पूछी जाती है, तो इसकी डेरिवेशन भी आप लोग को हम करा देंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। उसका देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी के साथ आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोग को 4, 5, 6 ये आप लोग को 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगी डेरिवेशन, अगर आपके एग्जाम में ये आती हैं इस साल तो। नेक्स्ट 7 पॉइंट है हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है, सब डेरिवेशन है, इसको ध्यान से पढ़ना, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी, मात्रक बताना पड़ेगा और इसकी विमा भी लिखनी पड़ेगी, जो होता है फाई करके, ठीक है। फाई इक्वल टू E/A इसका फॉर्मूला होता है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी और मात्रक वगैरह जो भी होते हैं इसके। नेक्स्ट आप लोग को देखिए गॉस की प्रमेय यहाँ पर बतानी पड़ेगी तथा अनुप्रयोग। तो अगर आपसे केवल गॉस की प्रमेय पूछी जाती है तो आप इसको केवल प्रमेय जो इसकी डिफिनेशन है वो लिख दोगे और साथ में इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख दोगे। लेकिन अगर आप लोग से इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है तो भाई वो 5 नंबर की रहने वाली है, जिसमें आपको इसकी जो प्रूविंग है वो भी करके दिखानी पड़ेगी, अनुप्रयोग भी इसके आपको लिखने पड़ेंगे अगर वो पूछते हैं तो, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए अनुप्रयोग अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि अनुप्रयोग नहीं पूछे जाते हैं इतना, लेकिन हमने लिख दिया तो आप लोग को देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बहुत पिछले कई सालों से हमने रिसर्च करके ये लिखे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। ये हम अपनी हर वीडियो में लगभग करवाते हैं। वैद्युत विभव विभवांतर क्या होता है, तो ये डिफरेंस इसमें दोनों के बीच में पूछ लेगा और हो सकता है इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला भी पूछ ले। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। विभवांतर का हो जाएगा V1 - V2 या फिर VA - VB = W/Q। कैसे होता है वो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे। नेक्स्ट बिंदु आवेश के कारण विभव, तो ये भी डेरिवेशन है जो कि आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगी। जितनी भी डेरिवेशन होती हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं वो 5 नंबर से कम में नहीं पूछी जाती हैं। तो भाई यहाँ पर भी बिंदु आवेश के कारण विभव आपको देखने को मिल जाएगी 5 नंबर में इसकी डेरिवेशन। तो 11 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा 12 टॉपिक कौन सा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। मतलब आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों के कारण आप लोग को अलग अलग पूछेगा, अक्षीय स्थिति का अलग
और नॉन एक्सियल यानी कि निरक्षीय स्थिति का अलग पूछेगा आप लोग से टॉपिक। तो इसकी डेरिवेशन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो हम लोग अभी पढ़े हैं वो बिंदु आवेश के कारण था और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, लेकिन यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको बताना है और साथ में इसकी वैद्युत विभव के कारण बताना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता की डिफिनेशन होती है, परिभाषा भी होता है इसका, वही डिफिनेशन और परिभाषा एक ही चीज़ है। मात्रक यानी कि यूनिट आपको बताना पड़ेगा और इसकी डायमेंशन यानी कि विमा भी आप लोग को लिखनी पड़ेगी। तो इसको स्किप मत करना। अगर ये 100 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो 100% गारंटी के साथ आपको बताने कि आपको 70 में से 65+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि भाई इसी में से फंसने वाला है। बाकी ये तो रही थ्योरी की बात और डेरिवेशन की बात। अगर आपके न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं तो इस पर नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिसमें आप लोग को टोटल फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के ऑल टोटल फॉर्मूले आप लोग को बताए जाएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हो वो वीडियो आप लोग को मिले तो कमेंट में जरूर लिखना है भाई कि हमें फॉर्मूले वाली वीडियो चाहिए, तो हम उस पर बहुत ही जल्द वीडियो बना देंगे। ऑल टोटल फॉर्मूले आपको लोग को देखने को मिल जाएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर तक। ठीक है, जैसे कि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहे हैं, फिजिक्स पे मिल रहे हैं, फिर आपको केमिस्ट्री पर भी ऐसे ही मिलेंगे, बायोलॉजी पर भी ऐसे ही मिलेंगे, मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ पर भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग बस कमेंट करके बता देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आप लोग को बताना है, जो यू करके होता है उसका भी यहाँ पर अगर डेरिवेशन पूछ लेता है, हालांकि ये बहुत कम पूछता है, 2 सालों से ये नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है आपको में भी ये ना पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 16 टॉपिक की, तो हमारे पास हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो ये इस तरह से जो होते हैं ये डेरिवेशन आप लोग को जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई डेरिवेशन ही होती है मेन फिजिक्स में, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थ्योरी तो अपने आप हो जाती है, अगर एक बार भी पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है 17 टॉपिक है हमारा, धारिता की परिभाषा आप लोग को बतानी पड़ेगी, मात्रक लिखना पड़ेगा और विमा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग थ्योरी की बात करें तो थ्योरी भी अकेली नहीं होती। देखो एक डिफिनेशन अपने साथ साथ क्या लेके चलती है, मात्रक और विमा। नेक्स्ट उसके बाद है देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसका भी आप लोग को यहाँ पर 3 नंबर में देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। 19 टॉपिक हमारे सामने है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका व्यंजक आप लोग को बताना पड़ेगा अगर पूछेगा तो व्यंजक अगर पूछ लेगा तो ये 7 नंबर में लगभग जा सकता है, वरना 6 नंबर में जा सकता है। अगर व्यंजक नहीं पूछेगा तो ये मात्र 3 नंबर का टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट है संधारित्र का संयोजन कैसे किया जाता है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये 2 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए, ये भी पिछले 2 से 3 सालों से नहीं पूछा गया है, 2020 के बाद लगभग ये टॉपिक नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ रहता है 22 नंबर टॉपिक हमारा है, अनुगमन या अपवाह वेग क्या होता है, दोनों को समझाइए। तो अनुगमन वेग और अपवाह वेग आप लोग को मतलब दोनों एक ही चीज़ होती है, नाम अलग अलग है केवल, तो ये आप लोग को अच्छे से तैयार करके रखना है विद डायग्राम। तो इसका डायग्राम भी अगर आप बना दोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। 23 नंबर टॉपिक है धारा घनत्व क्या होता है हमारा, ये मुश्किल से 2 नंबर का टॉपिक है, इसकी डिफिनेशन है, केवल डिफिनेशन लिख देनी है, जिसमें कि इसके बीमा और इसका सूत्र नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को देखने को मिल जाएगा 24 नंबर टॉपिक हमारा है ओम का नियम। हालांकि ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन आप लोग के ओम का नियम इसमें दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी डिफिनेशन लिख देनी है और इसका एक जो चार्ट होता है डायग्राम टाइप का, वो आपको अगर याद रहे तो बना देना है, वरना केवल आप इसकी जो डिफिनेशन लिख दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर टॉपिक मेरा क्या रहने वाला है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। 2024 में मतलब इसी साल ये पूछा गया था, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं, कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 4 नंबर का ये टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बस आप लोग इतने टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे, पास ही नहीं होगे अच्छे रैंक कर जाओगे फिजिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की आप लोग को यहाँ पर परिभाषा पढ़ लेनी है, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और प्रतिरोधकता क्या होती है। नेक्स्ट 27 नंबर है विशिष्ट चालकता की परिभाषा आप लोग को पढ़ लेनी है। 28 नंबर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति क्या होती है, ये आप लोग को बताना है। 29 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ क्या होता है और ये कैसे इंड्यूस या फिर कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध, जो I = कैपिटल E अपॉन R प्लस स्मॉल r करके होता है, वो आप लोग को यहाँ पर उसके बीच में संबंध यानी कि उसका फॉर्मूला कैसे निगमित होता है वो बताना है, या फिर केवल फॉर्मूला लिखना अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं भाई, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला होता है वोल्टता का नियम या फिर धारा का नियम, नेक्स्ट सेकंड होता है वोल्टता का नियम। ठीक है, मतलब पहला जो होता है मेरा वो हो जाएगा धारा का नियम, दूसरा भैया होता है वोल्टता का नियम, या फिर अगर हम बात करें तो बंद पॉज का नियम, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो किरचॉफ के कितने नियम होते हैं,
दो नियम होते हैं। उसके 32 नंबर टॉपिक है मेरा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु आप लोग को पढ़ना है यहाँ पर। उसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, पूरा आप लोग को डायग्राम से डेरिवेशन आती है, जो कि आपकी 5 नंबर में कन्फर्म है। ये हर साल आता ही आता है, ठीक है। ये हो गया। फिर बायो-सैवर्ट का नियम हो गया, ये भी लगभग 3 से 4 नंबर में, ये भी कन्फर्म टॉपिक है आपका, हर साल पूछा ही जाना है। उसका नेक्स्ट हमारा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही कुंडली के लिए आप लोग को जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके लिए व्यंजक आप लोग को लिखना पड़ेगा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा 35 नंबर है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इसमें से कई ऐसे टॉपिक है जो हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, अब प्लेलिस्ट हमने इसकी अलग से बना दी है। नेक्स्ट 36 नंबर टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का आपको यहाँ पर जो परिभाषा है वो लिख देना, और अगर व्यंजक पूछा रहा है तो व्यंजक कर देना, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर टॉपिक कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 37 नंबर टॉपिक है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक। तो इसका नॉर्मल डिफिनेशन आप लोग को पढ़नी है, ज़्यादा इसमें आप लोग को कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर चल कुंडली धारा मापी क्या होता है, ये बताना है आप लोग को, केवल सिंपल डिफिनेशन बतानी, ठीक है। जिसमें डेरिवेशन होगी हम खुद बता देंगे आप लोग को। उसका नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, ठीक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में मत लेना। उसके बाद ये 3 जो टॉपिक हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, अनुचुंबकीय क्या होते हैं और लौह चुंबकीय क्या होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक मिस मत करना, जिसको इस तरह से होता है फेरोमैग्नेटिक है ना, इस तरह से जो होते हैं इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग को प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये 3 पदार्थ आप लोग को जरूर पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। कितने नियम होते हैं फैराडे के, 2 नियम होते हैं, पहला होता है दूसरा होता है, ठीक है। जो E इक्वल टू माइनस का d∅/dt, इसका इस तरह से होता है माइनस का d∅/dt अगर हम बात करें तो, ठीक। सेकंड वाले में क्या लग जाता है, यहाँ पर n लग जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ज़्यादा डिटेल से। उसका नेक्स्ट देखिए 41 हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि ये सिलेबस में नहीं है तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि 2023 में भी इस सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ऑप्शनल था लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि हाई स्कूल का पढ़ा हुआ टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। ये 2 होते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से भी वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई स्वप्रेरकत्व क्या होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग को बतानी पड़ेगी। उसका 44 नंबर टॉपिक हमारा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल में संबंध, मतलब जो I और IRMS में जो संबंध होता है उसका फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट हमारा आता है अल्टरनेटिंग करंट से LR परिपथ तथा LCR परिपथ क्या होता है। मतलब ये देखिए LR परिपथ और LCR परिपथ क्या होता है, तो इसके दोनों परिपथ बना दीजिएगा और इसका जो फॉर्मूला होता है केवल उतना लिख देना, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना है, क्योंकि डेरिवेशन इसकी आपके में तो थोड़ी छोटे लेवल की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर 46 नंबर हमारा हो जाएगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि। ट्रांसफार्मर पर भी हमने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, सब पे मतलब हर टॉपिक पे आप लोग को मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, बस एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, जो चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। बाकी कुछ की बची हुई है उसकी भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छे से समझाया है हमने, कैसे आपको करना है, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, जो एग्जामिनर ज़्यादा कुछ ना देख के चुप पे आपको नंबर दे दे। उसके 47 नंबर हमारा जो टॉपिक है वो है भैया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो आप लोग को 4 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, और ये 2022 में पूछा गया था आप लोग से। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको बोलते हैं, उनकी आप लोग को यहाँ पर विशेषताएं बतानी है केवल। तो 3 से 4 विशेषताएं लिख देना, 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा इसमें आपको बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम आप लोग को बताने हैं। सिंपल है, लाइट से आता है, और लाइट में भाई कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट पूरा चैप्टर ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें दर्पण सूत्र की, जो इस तरह से होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। तो इसका निगमन अगर करने को देगा तो 6 नंबर में देगा, और अगर केवल दर्पण सूत्र पूछेगा तो ये 1 नंबर का टॉपिक है। तो इस तरह से हमने आधा अपना जो टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं, मतलब 50 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। 50 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी आप लोग को जल्दी से
बता देते हैं। उसका भैया नेक्स्ट देख लेना 51 नंबर टॉपिक हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। इसके अंदर आप लोग से स्नेल का नियम भी पूछता है। किसका नियम पूछता है? स्नेल का नियम। तो ये आप लोग नोट करते चलिए, आई होप आप लोग नोट कर रहे होगे साथ में स्नेल का नियम, ठीक है। तो भाई स्नेल का नियम और अपवर्तन का नियम, ये दोनों ही आप लोग से एक साथ पूछ सकता है। उसका 52 नंबर टॉपिक है हमारा क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जो क्रांतिक कोण से ज़्यादा वैल्यू रहती है, इस तरह से होता है, आके वापस लौट जाता है, वही तो होता है ना मेरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वो आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से लाइट वाला चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कोई भी डेरिवेशन इसमें आ गई तो वो 6 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर से कम में नहीं आती है। उसके बाद किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप लोग को बताना है, जो n/v करके होता है, ठीक। गोलीय पृष्ठ पर वो आप लोग को यहाँ पर उसका निगमन करने के लिए आएगा, जो कि ये बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, तो इसकी भी हम आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के सारी डेरिवेशन करवा देंगे। उसके बाद है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर। तो लेंस मेकर सूत्र आप लोग से पूछा रहता है, ये भी 4 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट है 55 नंबर, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है। मतलब जो पतले लेंस में दो पतले लेंस हैं अगर एक साथ रखे हैं तो उनकी कॉमन फोकस लेंथ आप लोग को बतानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, जो कि होता है x डैश इज इक्वल टू एफ डैश। तो इसका एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, जो कि आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम नहीं बता सकते, क्योंकि केवल टॉपिक बता रहे हैं आप लोग को, उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और वीडियो में कर देंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो पाए इससे। नेक्स्ट है 57 नंबर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। तो आपको पता होगा जो प्रिज्म का पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक का व्यंजक आप लोग को यहाँ पे प्रूविंग करनी है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सबसे सरल चैप्टर आई थिंक प्रिज्म ही है आप लोग के क्लास 12 फिजिक्स में। उसके बाद भैया बात कर लें इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता की, जो कि इस तरह से होता है, आप लोग को पता होगा, बिखर जाता है जाके। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है वो आपको यहाँ बताना है। तो ये केवल डेरिवेशन नहीं है, केवल डिफिनेशन आपको लिखनी है इसकी परिभाषा, और अगर सूत्र वगैरह इसका होगा वो लिख देना है। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। तो देखिए ऑप्टिक्स चैप्टर से है ये, प्रकाश वाले से है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग है, तो वो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इसी चैप्टर से उठा के क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि भाई 13 नंबर में पूछा रहता है, तो साहब सभी के सभी इसमें लगभग इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर में आप लोग से यही चैप्टर पूछा रहता है, ऑप्टिक्स। उसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। नेक्स्ट हमारा है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, और एक और है यहाँ पर हमारे पास जिसका नाम है परावर्ती दूरदर्शी। तो मतलब संयुक्त, खगोलीय और परावर्ती, इन तीनों में से एक आप कंफर्म मान के चलो, कर आपके एग्जाम में 7 नंबर में रखा ही रखा है, ये मान के चलना, ठीक है। तो एक इन दोनों में से ज़रूर तैयार कर लेना, कोई भी एक। नेक्स्ट है तरंगाग्र तथा इसके प्रकार। तरंगाग्र क्या होता है, किस तरह से बनता है, तो वो हमने कई वीडियो में आप लोग को बताया भी है क्या होता है ये। नेक्स्ट हमारा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मतलब जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, उसका सिद्धांत क्या होता है, पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ये 5 नंबर में पूछा गया तो। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको नॉर्मली 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डाल के 2 ही लाइन में अपना आंसर फिनिश कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात ही बात में पढ़ते पढ़ते हम लोग 64 नंबर टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोग अभी तक नोट करते चल रहे होंगे, कोई भी टॉपिक आप लोगों ने मिस नहीं करा होगा। तो 64 नंबर टॉपिक हमारा है भैया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और इसी पर है एक अपवर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या जरूर पूछता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के अनुसार। तो इन दोनों में से भी कोई एक आप लोग को एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 6 सालों के क्वेश्चन हमने लिख के रिसर्च करके इस टॉपिक में आप लोग के लिए अपलोड करा है, ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग को अनसॉल्व पेपर बार बार पलटना ना पड़े, सारे क्वेश्चन आप लोग को एक ही जगह पर मिल जाएँ। तो आई होप आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जान लोगे इस वीडियो को बनाने में मेरी कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल जो ब्लैक बटन दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर देना है और एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियो बनाने का, और हम आप लोग के लिए इसी तरह से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी अदर सब्जेक्ट की हम वीडियो बना पाएँ। तो भैया नेक्स्ट हमारा 66 नंबर टॉपिक है व्यतिकरण क्या होता है और इसकी शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मल से टॉपिक, इसमें ज़्यादा आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता। उसके बाद 68 नंबर की अगर हम बात करें तो यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये 2024 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना, 2024 में पूछा गया टॉपिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यतिकरण के बाद आता है विवर्तन, इंटरफेरेंस, यानी कि विवर्तन तथा इसके प्रकार क्या होते हैं।
संपोषी जो होता है ना तो व्यतिकरण में होता है ना, संपोषी और वो विनाशी। नेक्स्ट हमारा है एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ठीक, एकल झिर्री के कारण। उसके बाद आ जाता है प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, जो भी टूरेमिलिंग क्रिस्टल वगैरह रख के जो भी होता है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे हम 73 नंबर टॉपिक की, तो दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन क्या होता है, पूरा आप लोग को विस्तार से समझाना है। ये खुद अपने आप में टॉपिक है, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, कार्यफलन, तीनों को हमने एक ही में लिख लिया वरना और ज़्यादा लंबा हो जाता है ये वीडियो। नेक्स्ट है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आप लोग को लिखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 2024 में पूछा गया टॉपिक है ये, ठीक है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। 75 नंबर टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसका व्यंजक लिखिए। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक, कभी कभी 3 नंबर में भी ये पूछ लेता है, ठीक है। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग 76 नंबर पर आ गए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। तो भाई ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स सेकंड है। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा पीछे से बुक खोलना स्टार्ट करता है और पीछे से ही आपका एग्जाम पेपर बनना स्टार्ट होता है। तो भाई पीछे वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, जो लास्ट के 3 से 4 चैप्टर हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। उसी में आता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियाँ क्या क्या थी इनकी, पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको कैसे हम लोगों ने उन्होंने बनाया था, आपको पूरा यहाँ पर बताना पड़ेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, जो भी होती हैं फुन, ठीक है। तो वो पूरी श्रेणी आप लोग का एक डायग्राम है, डायग्राम उसको अच्छे से तैयार कर लेना और एक एक श्रेणी को अच्छे से तैयार करना। जो पास्टन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर सब अच्छे से तैयार करना विद डायग्राम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो ये ऐसा एक टॉपिक है जो कि आपको केमिस्ट्री में भी चल जाएगा, केमिस्ट्री में भी यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय बल और इसकी विशेषताएं, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रा की बात करें अगर, इसको हम लोग AMU से डिनोट करते हैं, तो इसकी डिफिनेशन है केवल, जो कि 2 नंबर में पूछी जाती है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति किसको कहते हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब एक एक नंबर के। फिर बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये भी 1 नंबर का टॉपिक है। नाभिकीय विखंडन और ये नाभिकीय संलयन, मतलब नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का टूटना और नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना। उसके बाद 87 नंबर टॉपिक हमारा है सौर ऊर्जा और इसके स्रोत, कहाँ कहाँ से हमको ये मिलती है और होती क्या है ये सौर ऊर्जा। उसके बाद 88 नंबर टॉपिक है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। युग्म उत्पादन मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। युग्म विनाश मतलब आप लोग जानते ही हो, बताने की जरूरत है नहीं। 89 नंबर है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक की परिभाषा। मतलब यहाँ पर आप लोग को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर जो होते हैं इनकी परिभाषा आप लोग को बतानी है, इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ लिख देना, तो और ज़्यादा नंबर अच्छे एग्जामिनर दे देगा। इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं 90 नंबर टॉपिक पर, जो कि हमारा है संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठीक है। इसका डायग्राम है, डायग्राम जरूर बनाइएगा, जितने आप डायग्राम बनाते हो फिजिक्स में उससे ज़्यादा नंबर आप लोग को एग्जामिनर दे देगा। फिर देखिए लास्ट वाला टॉपिक की लास्ट वाला चैप्टर है एकदम, इसमें पी टाइप अर्धचालक आपको पढ़ना है, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं पढ़ना है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, अवक्षय परत क्या होता है और विभव प्राचीर क्या होता है। ये सब 2-2 नंबर 3-3 नंबर के टॉपिक हैं। एवलॉन्से भंजन क्या होती है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिन्नत अगर है तो कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा और उसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। अगर पीएन संधि डायोड पश्च अभिन्नत है मतलब बैकवर्ड जो बायस है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा और डिफिनेशन कैसे लिखी जाएगी वो पढ़ना है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, जो कि अभी हम हाल ही में रिसेंटली वीडियो बना के उठे हैं, लिंक आप लोग को हम हो सका तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना आप लोग चैनल पर विजिट करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पर हम वीडियो बना चुके हैं। एक फुल वेव पे भी बनाने वाले हैं, हाफ वेव पे हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है संधि डायोड का परिपथ, ठीक है। 100 नंबर टॉपिक था हमारा, संधि डायोड का परिपथ क्या होता है और ये कैसे बनेगा। तो भाई इस तरह से हमारे ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। इस चैप्टर में और भी था, पहले बहुत कुछ था कि वैद्युत जनित्र क्या होता है, आप लोग का LED क्या होती है, तो वो इस बार सब हटा दिया गया है, आप लोग के केवल पीएन संधि डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो 100 क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सब नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिख देना, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने वीडियो पूरी देखी है, ताकि हमें भी थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियो बनाने का।
तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।